नमस्कार मेरे 10वीं क्लास के विद्यार्थी। तो आप सभी यहाँ देख रहे हैं। अब आपको जो है सोशल साइंस में बस इतना ही नोट्स में जो है आपको एक चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। अब आपका पढ़ाई और भी आसान हो गया। जो भी 10वीं क्लास के छात्र हैं जो 2026 में बोर्ड्स एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित होने वाला है। अब आपको जो है इतने ही नोट्स में इतना ही आपका जो है नोट्स है उसमें एक चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो गया है। यहीं पर जाकर के आपका ये वाला चैप्टर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसे ऐसे एक ही नोट्स बोर्ड के नोट्स में क्या कर दिया जा रहा है, ख़त्म कर दिया जा रहा है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो अब आपके लिए पढ़ाई और भी आसान हो गया, क्योंकि ये जो नोट्स है वो इतना शॉर्ट्स फॉर्म में है और इतना मतलब कि सारे कंटेंट को इसमें समाहित किया गया है कि इसे बार बार आप बहुत ही कम समय में पढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो एनसीईआरटी का बुक है, जो आपका बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके सारे कंटेंट इसमें डाले गए हैं। कोई भी कंटेंट कम नहीं किया गया है, सारे कंटेंट्स डाले गए हैं, बस छोटा कर दिया गया है। जैसे आपसे पूछा जाए, यहाँ देख लीजिए, इस छोटे से कंटेंट को कैसे लिखिएगा आप। अगर आपसे शॉर्ट्स में पूछे तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको पता होगा, टिक मारिएगा। अगर लॉन्ग में पूछे तो कैसे लिखिएगा। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि आपसे पूछ दे कि एल्युमिनियम उद्योग के बारे में बताइए, भारत के एल्युमिनियम उद्योग के बारे में बताइए, तो यहाँ पर बस शॉर्ट्स में क्या लिखा गया है कि इसका कच्चा माल क्या है। कच्चा माल यह जानिए, एल्युमिनियम जिससे बनता है वो बॉक्साइट है। और स्थान कहाँ कहाँ ये मिलता है, तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और केरला, इन सब जगहों पर ये मिलता है। और इसके बाद देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर ये मतलब कि एल्युमिनियम उद्योग स्थापित किए गए हैं। जहाँ जहाँ बॉक्साइट मिलेगा वहीं पर स्थापित किए जाते हैं इसको। तो ये सब हो गया आपको। इसके बाद इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हवाई जहाज़ बनाने में, बर्तन बनाने में, तार बनाने में एल्युमिनियम का तार होता है, इन सब चीज़ों के मिश्रित धातुएं बनाने में, इन सब चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। तो पूछेगा तो एल्युमिनियम उद्योग क्या है, तो जस्ट आप बता सकते हैं कि एल्युमिनियम उद्योग में क्या किया जाता है, एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है जहाँ पर बॉक्साइट यानी बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। बस आप एक लाइन में लिख दीजिएगा, एल्युमिनियम उद्योग में एल्युमिनियम बॉक्साइट से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और ये भारत में इन इन स्थानों पर इनकी फैक्ट्रियां बिठाई गई है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, केरल में। अगर याद रहे, 2-3 भी याद रह जाएगा तो हो जाएगा कि इन इन जगहों पर एल्युमिनियम उद्योग मिलते हैं। इसके बाद उसका उपयोग बता दीजिएगा कि एल्युमिनियम का उपयोग हवाई जहाज़ बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में, मिश्र धातु बनाने में, तार बनाने में, इन सब जगहों में किया जाता है। तो आपका आंसर आराम से 2 मार्क में पूछा जाएगा। ये लॉन्ग में तो पूछा नहीं जाएगा। लॉन्ग में पूछा जाएगा कि बताइए खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं भारत में, तो ये 5 का नाम लिखना पड़ेगा आपको। 5 ठो सीमेंट उद्योग तक 5 है तो 5 नाम लिखना पड़ेगा। तो लॉन्ग में पूछे तो 5 बताइए, 2 मार्क में पूछे तो इस तरह से पूछे तो इस तरह से बताइए। बस आपको क्या है कि इसको बस रिवीजन कर लेना है 4 से 5 बार। तो इतने में है खनिज आधारित उद्योग। तो आपको 2 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में कि लोहा या इस्पात उद्योग कौन कौन से, एल्युमिनियम उद्योग कैसे हैं, रसायन उद्योग कैसा है। तो आप इसे लॉन्ग या शॉर्ट्स दोनों बना सकते हैं। तो अब इतना छोटा नोट्स करने का ये है कि अब आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है। अब आपका टाइम नहीं है कि बड़ा से बड़ा नोट्स को, लॉन्ग से लॉन्ग पूरे बुक को पढ़ते जा रहे हैं। अब आपको ऐसे ऐसे नोट्स की ज़रूरत है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि विनिर्माण उद्योग, इसका चैप्टर का नाम है, छठा है आपका ज्योग्राफी का, ये छठा चैप्टर है जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। भूगोल का जो है आपके सामाजिक विज्ञान का भूगोल है, उसका ये छठा चैप्टर है। विनिर्माण उद्योग को इंग्लिश में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो बनाने वाले जितने भी, जैसे कच्चा माल है, जैसे गन्ना है हमारा कच्चा माल है, तो उससे चीनी बनता है, तो उद्योग में ही जाके बनता है। तो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है हमको कि विनिर्माण उद्योग भारत में कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो परिचय जान लीजिए विनिर्माण उद्योग के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है कि विनिर्माण उद्योग का अर्थ है कच्चे पदार्थ को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित करना। यानी अभी गन्ना है तो गन्ना तो क्या है, कच्चा माल है, और वो मूल्यवान भी नहीं है, क्योंकि 5-7 दिन में ख़राब हो जाएगा। उसे तो क्या करेंगे लोग, 5-7 दिन में, वो 10 दिन में ख़राब हो जाएगा तो उसे फेंक देंगे। लेकिन उसे मूल्यवान वस्तु यानी चीनी बना देंगे तो वो बहुत दिनों तक रहेगा, 6 महीना, साल भर, जितना दिन रख पाएँ आप उतने दिनों तक वो रहेगा। तो वही कह रहा है कि विनिर्माण का अर्थ है कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है, हमारा विनिर्माण उद्योग कहलाता है। तो आपसे पूछेगा कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, तो बस सिंपल सा एक लाइन में आप उसका दे सकते हैं डेफिनेशन की। विनिर्माण का अर्थ है कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित करना, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी को कागज़ में बदल देना। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से ही कागज़ बनता है, सुने होंगे आप, बांस से भी बनाया जाता है। जितने भी लकड़ी हैं उन सबसे कागज़ बनाने का काम किया जाता है। ये विनिर्माण उद्योग में ही जा करके क्या होता है, लकड़ी कागज़ के रूप में बदल जाता है। गन्ना से चीनी बनाना,
ये भी विनिर्माण उद्योग का लौह अयस्क से इस्पात बनाना, स्टील बनाना। तो यानी क्या किया जा रहा है, कच्चे माल से मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इस तरह से आप अगर 2 मार्क में पूछे कि विनिर्माण उद्योग के बारे में बताइए तो बोलिएगा कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। और उदाहरण के लिए लकड़ी से कागज़ का बनना, गन्ना से चीनी का बनना, लौह अयस्क से इस्पात का बनना। आप इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया लकड़ी या कागज़, इसका मतलब क्या हो गया, आप ऐसे लिखिएगा इसको कि लकड़ी से कागज़ का बनना, तो बस आपका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। हमें तो यहाँ छोटा करना है कि आराम से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे ही आप देखिएगा लकड़ी कागज़ तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि लकड़ी से कागज़ का बनना। तो इसीलिए हम यहाँ पर छोटा किए हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे। अभी हमारा मेन टारगेट यही है। जब फाउंडेशन आपका करवाया जाएगा, जब शुरू से साल भर पढ़ाया जाए तो टारगेट है आपका, क्रैश कोर्स है। जब फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा तो बड़े लेक्चर दिए जाएंगे आपको। अब देखिए बॉक्साइट से एल्युमिनियम का बनना, ये भी क्या है, विनिर्माण उद्योग में ही जाकर के बनता है। बॉक्साइट यानी अयस्क है, पिछले चैप्टर में हम आपको अयस्क के बारे में बताए थे, जहाँ से एल्युमिनियम को निकाला जाता है, जिस रॉ मटेरियल से, जिस कच्चा माल से, मिट्टी की तरह होता है एकदम से, तो उससे जो निकाला जाता है उसमें एल्युमिनियम रहता है। तो एल्युमिनियम जो निकाला जाता है तो उस कच्चे माल को कहते हैं बॉक्साइट। अगर लोहा निकलता है उस मिट्टी वाले पदार्थ से तो उसको कहते हैं हम हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पीछे वाले में हम पढ़ाए हैं। जिस अयस्क से, जिस धातु को निकाला जाता है उसको उसका अयस्क कहते हैं। आगे देखिए, विनिर्माण उद्योग को किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का मुख्य आधार है। किसी भी देश का आर्थिक उन्नति के लिए विनिर्माण मुख्य आधार है, नहीं तो हम लोग आदि मानव ही रहते। मानव अभी हमारे पास घर भी नहीं रहता, मान लीजिए सीमेंट उद्योग नहीं रहता तो हम घर नहीं बना पाते इस तरह का मकान पक्का वाला, तो हम लोग मिट्टी वाले घर में ही रहते। या अगर उस तरह से भी नहीं रहता व्यवस्था हमारे पास, मान लीजिए कपड़ा नहीं रहता, हमारे विनिर्माण उद्योग नहीं होते तो हमारे पास कपड़ा नहीं रहता, कपड़ा नहीं, हम लोग नंगे रहते। तो इस तरह से जो है किसी भी देश के मुख्य आधार है, आर्थिक उन्नति का मुख्य आधार कौन है, विनिर्माण उद्योग। उसके पास जितना विनिर्माण उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, आर्थिक उन्नति करेगा। चीन के पास क्या है अभी के टाइम में, बहुत ज़्यादा विनिर्माण उद्योग है, बहुत सारे सामान आराम से बना करके भेज देता है। तो ये सब उसके आर्थिक उन्नति का क्या है, पैरामीटर है कि विनिर्माण उद्योग किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का मुख्य आधार है। तो ये तो आप समझ गए विनिर्माण उद्योग के परिचय, इंट्रोडक्शन। आपसे पूछे कि विनिर्माण उद्योग क्या है तो आप ये लिख सकते हैं परिचय में पूछे तो। अगला टॉपिक है विनिर्माण उद्योग का महत्व। अगर पूछे कि विनिर्माण उद्योग का महत्व बताइए कि क्यों हमें चाहिए विनिर्माण उद्योग, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक। कृषि जो आधुनिक हुआ है अभी के टाइम में, देखते हैं ट्रैक्टर से बीघा का बीघा एक ही दिन में जोत दिया जाता है। पहले हल बैल लेकर के कितना जोतते थे हम लोग, 5 कट्ठा 10 कट्ठा भी भर दिन में नहीं जोत पाते थे। अभी ट्रैक्टर एक दिन में कितने बीघा जोत देता है। तो ट्रैक्टर बना विनिर्माण उद्योग, यानी फैक्ट्री लगा उसमें ट्रैक्टर बना, तभी ना हम जाकर के उसका आधुनिकीकरण कर पा रहे हैं, कृषि आधुनिक तरीके से कर पा रहे हैं कि ट्रैक्टर से काट रहे हैं, ट्रैक्टर से बो रहे हैं, ट्रैक्टर से जोताई कर रहे हैं, बहुत सारे अब मशीन आ रहे हैं। तो कृषि का आधुनिकीकरण में सहायक होता है। तो आप बता सकते हैं कि विनिर्माण उद्योग का पूछे महत्व क्या है, तो पहला ही लाइन आप बता सकते हैं कि विनिर्माण उद्योग का महत्व कृषि के आधुनिकीकरण में है। दूसरा, इस तरह से आप लाइन बनाना सीखिए। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, द्वितीय व तृतीय सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। अभी आपको पढ़ाए थे अर्थव्यवस्था, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो जो होता है सेक्टर 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र 3 तरह के होते हैं उद्योग में, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो ये होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, जिसमें कच्चे माल जहाँ से निकलते हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में किसको रखते हैं, इसको रखते हैं आपको, इसमें विनिर्माण उद्योग को रखते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को रखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने गन्ना उपजाया तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा कृषि। द्वितीयक क्षेत्र में आएगा जहाँ पे आपने गन्ना को चीनी में बदला, उस उद्योग को कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र में उसको रखेंगे। और चीनी जो व्यापारी बेचा वो तृतीयक क्षेत्र में यानी सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर उत्पादन होता है, यहाँ पर विनिर्माण होता है और तृतीयक क्षेत्र में बेचा जाता है, सेवा दिया जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो वही कह रहा है कि द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। विनिर्माण उद्योग जो है द्वितीयक और तृतीयक दोनों में क्या करता है, सेवा में रोजगार को उपलब्ध कराता है। द्वितीयक में, प्राथमिक में क्यों नहीं करवाता है, प्राथमिक तो खेती है, किसानी खेती जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो विनिर्माण उद्योग से वहाँ पर कैसे रोजगार मिलेगा, वहाँ तो नहीं मिलेगा। इससे द्वितीयक यानी विनिर्माण उद्योग में यानी चीनी बनाने वाले को रोजगार मिलेगा, और चीनी जब बन जाएगा तो बेचने वाले को भी रोजगार मिलेगा। तो विनिर्माण उद्योग द्वितीयक को और तृतीयक को क्या देता है, रोजगार देने का काम करता है। बेरोजगारी व गरीबी को कम करने में मदद करता है, मददगार होता है। बेरोजगारी व बेरोजगारी भी कम होगा, बेरोजगारी अगर रोजगार मिलेगा लोगों को तो गरीबी अपने आप कम होगा।
तो इसको भी मददगार होता है। बेरोजगारी व गरीबी को कम करने में मददगार होता है। क्षेत्रीय असमानताओं को घटाने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना। अब क्षेत्रीय असमानता, कोई क्षेत्र बहुत ही गरीब है तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम विनिर्माण उद्योग लगा देंगे तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, वहाँ से रोजगार मिलेगा तो वहाँ के लोग क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे गरीबी से बाहर निकलने लगेंगे। अगला है निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। निर्यात अगर करेंगे, मान लीजिए चीनी बना हमारा विनिर्माण उद्योग में, उसको हम भेज दिए विदेश, अब विदेश से क्या मिला, तो हमें धन मिलेगा, तभी जाकर के हम भेजेंगे, पैसा मिलेगा। तो निर्यात से विदेशी मुद्रा यानी डॉलर होता है अभी के टाइम में विदेशी मुद्रा, उसकी प्राप्ति होगी। इसके बाद देश का विकास विविध व तेज औद्योगिक विकास पर निर्भर होता है। किसी भी देश का विकास वो तेज औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा उसमें इंडस्ट्री लग रहा है, जितना ज़्यादा विनिर्माण हो रहा है, जितना ज़्यादा वहाँ पे क्या हो रहे हैं, सामान्य बन रहे हैं, तो उसके आधार पर जो है आपके देश का विकास को मापा जाता है। कृषि व उद्योग दोनों के पूरक हैं। कृषि व उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे का क्या है, क्या करते हैं, पूरक होता है दोनों का। पूरक का मतलब दोनों एक दूसरे का मदद करता है। अगर मान लीजिए कृषि ना हो तो विनिर्माण उद्योग नहीं होगा। जैसे कि अगर गन्ना ना हो, कृषि में गन्ना ना उपजाया जाए तो चीनी वाला मिल क्या करेगा, चीनी वाला उद्योग क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब तक कृषि है तब जाकर के आपका विनिर्माण उद्योग है, कृषि ना होगा तो विनिर्माण उद्योग भी नहीं हो पाएगा। तो वही कह रहा है कि उद्योग कृषि जो है, कृषि व उद्योग एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। तो ये आप महत्व समझ लें कि इतने जगहों पर आपका महत्व है। कृषि में द्वितीय क्षेत्र जैसे ये सारा का सारा आपका महत्व हो गया। फिर कह रहा है कि कृषि व उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे उद्योग देखिए, कृषि उपकरण, पंप, उर्वरक, कीटनाशक प्रदान करते हैं। उद्योग क्या करते हैं, तो कृषि उपकरण प्रदान करता है, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब जो गांव में देखते हैं, तो उद्योग जो है वही सब बना करके हमको देता है। पंप जिससे पानी पटाते हैं, उर्वरक, खाद, कीटनाशक प्रदान करते हैं, ये सब विनिर्माण क्षेत्र से आता है, उद्योग से आता है। और कृषि से क्या क्या मिलता है, तो उद्योग को कच्चे माल मिलता है। अभी आप जो पहले नंबर पे बताया कि कृषि व उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो कैसे हैं, तो वही बता रहा है कि उद्योग ये चीज़ हमें देता है और कृषि जो है उद्योग को कच्चा माल देता है। वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना आवश्यक है। अभी जो वैश्वीकरण हो रहा है, पूरे दुनिया आपस में जुड़ रहा है, तो वहाँ पर हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को भी विनिर्माण करके यानी उद्योग में सामान बना करके एक दूसरे देश में भेजना पड़ेगा, तभी जा कर के हम क्या कर पाएंगे, आगे ऊपर उठ पाएंगे, ज़्यादा विकास कर पाएंगे। तो वही कह रहा है कि वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना आवश्यक होगा। क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धी नहीं बनिएगा, कम्पिटेटिव इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जैसे कि आप भी मान लीजिए कि मोबाइल बना रहे हैं और चाइना भी मोबाइल बना रहा है, और चाइना आपसे अच्छा और आपसे कम दाम में चाइना क्या कर ले रहा है, सामान बेच ले रहा है, मोबाइल बेच ले रहा है, तो आपका मोबाइल कोई नहीं खरीदेगा। तो जब तक आप प्रतिस्पर्धा नहीं करिएगा, यानी उससे ज़्यादा अच्छा मोबाइल उससे कम दाम पे नहीं बेच पाइएगा, तब तक आप नहीं आगे बढ़िएगा। तो वही कह रहा है कि आपको प्रतिस्पर्धी बनना पड़ेगा, तभी जाके आपको फायदा होने वाला है। उद्योगों का वर्गीकरण, ये तो हो गया उद्योग का महत्व, दूसरा टॉपिक। पहला परिचय, दूसरा महत्व। जहाँ से क्वेश्चन आए आप इससे बना सकते हैं, काफ़ी है ये आपका नोट्स। बस इसको 10 मिनट में आप क्या करिए, यहाँ से पढ़ने के बाद रिवाइज करते रहिए, लिख करके पढ़िए, आपका ऐसा आराम से इतना चुटकी में खत्म होगा, आपको भी पता नहीं लगेगा। जैसे देखिए उद्योगों का वर्गीकरण, अब तीसरा टॉपिक है कि उद्योग का वर्गीकरण करिए, बांटिए कि किस किस तरह के उद्योग हैं हमारे देश में, या किस किस तरह के उद्योग होते हैं पहले, और फिर देखेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग होता है। अभी जस्ट आपने देखा कि गन्ना वाला कच्चे माल के आधार पर जो है 3 भाग में बांटेंगे। कच्चे माल के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, और पूंजी निवेश के आधार पर, कितना रुपया पैसा लगा रहे हैं तो किस तरह के होंगे। तो कच्चा माल के आधार पर, प्रमुख भूमिका, तो कच्चा माल पहले समझते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर 2 तरह का होता है, एक होता है कृषि आधारित, दूसरा होता है खनिज आधारित। यानी अगर लोहा बना रहे हैं हम फैक्ट्री में, तो वो तो खनिज से मिलेगा हमको, वो तो कृषि में नहीं, कृषि करके खेती करके नहीं लोहा उपजाएंगे, वो तो हमको खनिज से मिलेगा। और कुछ जैसे कि हम चीनी बना रहे हैं तो वो तो कृषि से मिलेगा, खेती से मिलेगा। तो वही कह रहा है कृषि आधारित उद्योग। जैसे यहाँ के सूती वस्त्र का उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, पटसन उद्योग है। पटसन मतलब यानी जूट जो होता है, अभी के टाइम में जूट जो होता है उसी को पटसन बोलते हैं। रेशम, चीनी, चाय, कॉफ़ी, ये सब क्या हो गया, कृषि आधारित उद्योग। सूती वस्त्र बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कपास उपजाना पड़ेगा, रुई उपजाना पड़ेगा, तभी जाकर के सूती वस्त्र बनेंगे। खनिज आधारित उद्योग, जैसे कि लोहा आपको बनाना है, इस्पात बनाना है, सीमेंट बनाना है, एल्युमिनियम, मशीन, पेट्रो रसायन, मशीन बनाना है तो लोहा चाहिए। इन सब के लिए खनिज की जरूरत होती है। तो ये सब खनिज आधारित उद्योग के अंदर में आए। अगला देखिए प्रमुख भूमिका के आधार पर, तो आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर भी 2 तरह के उद्योग हैं।
पहला है आधारभूत उद्योग, यानी दो तरह के उद्योग होते हैं भूमिका के आधार पर। जैसे देखिए, अपने कुरकुरे बनाने वाली एक कंपनी है, तो कुरकुरे बनाने वाली कंपनी जो है सीधे कुरकुरे पैक कर दिया और आपको दे दिया, आपने भोजन कर लिया, उसको खा लिया, तो वो हो गया उपभोक्ता उद्योग। और कुरकुरे बनाने वाली कंपनी जो है कुरकुरे को जो पैकेट में पैक करती है तो किसी मशीन से पैक करती है, किसी मशीन का उपयोग करके ही कुरकुरे को पैक करती है, तो उस मशीन को कहते हैं हम लोग आधारभूत उद्योग। मशीन बनाने वाली कंपनी को क्या कहेंगे? आधारभूत उद्योग। जो उस मशीन को बनाती है जिसमें कुरकुरे आपका पैक होता है, उस मशीन बनाने वाली कंपनी को कहेंगे आधारभूत उद्योग। और वो जो कुरकुरे बनाने वाली कंपनी है, सीधे कुरकुरे दे दिया और आपने उपभोग कर लिया, उसको कहेंगे उपभोक्ता उद्योग। जैसे यहाँ पर देखिए, आधारभूत उद्योग में जिन पर अन्य उद्योग निर्भर हो, जैसे कि लोहा, इस्पात, तांबा, प्रगलन, एल्युमिनियम, जिन पर अन्य सारे उद्योग, अन्य उद्योग क्या हो? निर्भर हो। कुरकुरे बनाने वाली कंपनी इसी पर निर्भर होगा। जब तक ये मशीन बना करके नहीं देगा तब तक तो कुरकुरे पैक नहीं कर पाएगा, तो उसको कहते हैं आधारभूत उद्योग, जिन पर अन्य उद्योग क्या हो? निर्भर हो। और दूसरा उपभोक्ता उद्योग, सीधे उपभोक्ता उपयोग हेतु, जैसे चीनी, कागज, पंखे, सिलाई मशीन। चीनी बनाने वाली कंपनी ये क्या है? सीधे उपभोक्ता उससे क्या कर लेता है? उपभोग कर लेता है, चीनी लेता है और खा लेता है, या चाय बनाता है, मिठाई बनाता है, उपभोग हो गया डायरेक्ट। तो चीनी बनाने वाली कंपनी उपभोक्ता हो गया, और चीनी बनाने वाली कंपनी के पास जो मशीनें हैं, उस मशीन को बनाने वाली कंपनी क्या हो जाएगा? आधारभूत उद्योग हो जाए। तो आप समझ चुके होंगे, कागज, पंखा ये सब उपभोक्ता आधारित है। इसके बाद पूंजी निवेश के आधार पर, पूंजी निवेश कितना पूंजी लगाएंगे तो कैसा हमारा उद्योग होगा, उसके बारे में देखिए। यहाँ पे सिर्फ लघु उद्योग के बारे में आपको बताया गया है। परिसंपत्ति की एक इकाई पर निवेश सीमा अधिकतम 1 करोड़। 1 करोड़ अब हट गया, अब लघु आधारित का उद्योग का है 10 करोड़ होना चाहिए। अब लघु आधारित उद्योग का पैमाना बढ़ गया है, अब 10 करोड़ जिसका पास है वही होगा लघु उद्योग। परिसंपत्ति की एक इकाई पर निवेश सीमा अधिकतम 10 करोड़, यानी 10 करोड़ जिसके पास, जिसके कंपनी में 10 करोड़ रुपया लगा हुआ है, वो लघु उद्योग के अंदर में आएगा। ये तो हो गया आपको प्रमुख भूमिका के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर। अब चौथा देखिए, स्वामित्व के आधार पर। हमने अपना कंपनी खोला अपना पैसा लगा करके, तो हमारा निजी कंपनी हुआ, सरकार ने भी उसमें सहयोग किया, तो दोनों उसके हिसाब से, या पूरे टोटल सरकार ने ही खर्च किया तो सरकारी कंपनी हो जाएगा। तो स्वामित्व के आधार पर देखिए कितने तरह के कंपनी होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के स्वामित्व के आधार पर कंपनियां होती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सरकार द्वारा, जैसे सरकार लगाती है उसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां कहते हैं। जैसे भेल, सेल, ये सब जो है, BHEL, भेल, भारत, हिंदुस्तान, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, सेल है, इसका फुल फॉर्म है, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च मारिएगा, भेल का फुल फॉर्म बताइए तो आप उसको देख सकते हैं। यानी तो सीधे आप याद रखिए, भेल, सेल, इस तरह से याद रखिएगा, आप एग्जाम्पल में पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आपसे पूछेगा कि स्वामित्व के आधार पर कंपनियों के बारे में बताएं, तो आप वहाँ पे बताइएगा कि स्वामित्व के आधार पर 4 तरह की कंपनियाँ होती है। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ, जिसमें सरकार का ही हक होता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां कहते हैं, जिसे सरकार लगाती है, जैसे भेल, सेल, इस तरह से आप चारों बता सकते हैं। तो ये आपका इतना शॉर्ट्स में आपका सारा हो जाएगा। ये आपसे पूछे कि ऑब्जेक्टिव में पूछे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां पर किसका अधिकार होता है? पहला, निजी व्यक्ति का, दूसरा सरकार का, तीसरा सरकार और निजी दोनों का, चौथा कोई नहीं, तो आप सरकार का लगाइएगा, ठीक, तो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। निजी क्षेत्र की कंपनियां निजी व्यक्तियों द्वारा, जैसे टिस्को, बजाज, डाबर, ये सब क्या है? निजी व्यक्ति जो लगाता है, जैसे रतन टाटा उसके थे मेन, तो टिस्को टाटा की कंपनी है, बजाज, डाबर, ये सब कंपनी जो है निजी क्षेत्र की कंपनी, जैसे निजी व्यक्ति ने लगाया, हमने अगर पैसा खर्च करके लगाया तो निजी क्षेत्र का हो। संयुक्त क्षेत्र, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र, जिसमें सरकार और प्लस निजी, आप भी लगाना चाहते हैं, सरकार भी उसमें मदद करे, सरकार भी कुछ पैसा खर्च करेगा, कुछ पैसा आप भी खर्च करिएगा, दोनों मिल करके लगाइएगा, तो उसको कहते हैं संयुक्त क्षेत्र की कंपनी। जैसे OIL, वाइल इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है वाइल इंडिया लिमिटेड, इसमें निजी व्यक्ति का भी सहयोग है और सरकार का भी सहयोग है, संयुक्त क्षेत्र हो गया। सहकारी क्षेत्र, किसानों या श्रमिकों द्वारा। अब सहकारी क्षेत्र उसे कहते हैं जिसमें किसान या श्रमिक, जैसे कि अमूल कंपनी है, अमूल कंपनी में क्या है, जो व्यक्ति वहाँ पर दूध पहुँचाते हैं उनका भी उसमें शेयरिंग है, सारे व्यक्ति मिल करके, किसान का बहुत सारे किसान आपस में मिल करके क्या करते हैं, किसी कंपनी को बनाते हैं, तो उसे सहकारी क्षेत्र का कंपनी कहते हैं। जैसे अमूल की कंपनी, वहाँ पर दूध उत्पादन करने वाले जितने किसान हैं वो सब मिल करके क्या किए हैं, उस कंपनी को बनाए हैं, उनका सबका उसमें क्या रहता है, अधिकार रहता है, क्वेश्चन पूछने का, वोट देने का, मतलब कि कोई भी काम होगा तो सबके मत से होगा, 1-2 आदमी के मत से नहीं होगा, क्योंकि सारे किसान ने मिल करके उस कंपनी को बनाया है, तो सब मिल करके बैठ करके उसमें क्या करते हैं, निर्णय करते हैं।
तो उसको सहकारी क्षेत्र का कंपनी कहते हैं, किसान श्रमिकों द्वारा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। महाराष्ट्र की चीनी मिलें या केरल के नारियल उद्योग, ये सब सहकारी क्षेत्र के इसमें सारे जो भी नारियल उपजाने वाले लोग हैं सब मिल करके कंपनी बनाए हैं। और सबका इसमें क्या होता है, आपको इसमें सबका योगदान होता है, सबके बात इसमें सुने जाते हैं, सबका योगदान है। अगला देखिए, भार व आकार के आधार पर। अब भार के आधार पर कितना बड़ा कंपनी है, तो देखिए भार के आधार पर भारी उद्योग और हल्के उद्योग होते हैं। जो भारी भारी मशीन बनाती है वो कंपनी भारी उद्योग हुआ, जैसे लोहा, इस्पात, ये सब कंपनी क्या है, भारी उद्योग है। यहाँ पर काम भारी भारी काम होता है। लोहा बहुत भारी चीज़ है, बड़ा बड़ा अगर लोहा का सरिया बनाया जा रहा है तो भारी उद्योग के अंदर में आएगा। हल्के उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, मोबाइल बनाने वाली कंपनी, ईयरफोन, माइक, टेलीविज़न, ये सब बनाने वाली कंपनी क्या है, हल्के उद्योग में आएंगे। तो याद रखिएगा कि हल्के उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आते हैं, अब भारी उद्योग में लोहा या इस्पात उद्योग आते हैं। तो इस तरह से आपसे पूछे कि भार या आकार के आधार पर, तो दो प्रकार, या ऑब्जेक्टिव में पूछे कि हल्के उद्योग में कौन से उद्योग आते हैं, तो ठीक रहेगा एक ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, मार दीजिएगा तो फटाक फटाक आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला है प्रमुख उद्योग। अब भारत के प्रमुख उद्योग के बारे में यहाँ पे जानिए कि कौन कौन से उद्योग हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो कुछ यहाँ पे प्रमुख उद्योग दिए गए हैं। कृषि आधारित उद्योग, भारत में कृषि उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग। तो देखिए भारत में पहले सूती वस्त्र उद्योग कैसा था, प्राचीन भारत हाथ से कताई व हथकरघा से बुनाई करता था। जैसे देखिए हाथ से कताई का मतलब, कताई मतलब होता है धागा बनाना, जैसे ये शर्ट बना है तो ये धागा से बना है, तो ये जो धागा बनाया है उसको कहते हैं कताई करना। और फिर होता है बुनाई, उसको बुन करके एक जगह करके बना दिया गया शर्ट, तो वो हो गया बुनाई करना। तो पहले ये कताई हाथ से होता था, धागा हाथ से बनाया जाता था। हथकरघा एक मशीन होता है, अभी भी हैंडलूम इसको इंग्लिश में कहते हैं। हथकरघा से बुनाई होता था, एक हाथ से बुनने वाला मशीन होता था, सारा धागा को एक जगह करके कपड़ा बना दिया जाता था, तो उसको हथकरघा से। तो प्राचीन भारत में हाथ से कताई होता था और हथकरघा से बुनाई होता था। 1854 में पहला सफल कारखाना लगाया गया मुंबई में। कारखाना, अब मशीन जो है उस काम को करेगा, धागा भी मशीन बनाएगा और बुनाई भी मशीन करेगा। तो 1854 में सबसे पहले, हमारे देश की आज़ादी से लगभग 100 साल पहले, 1947 से 100 साल पहले जाइएगा अगर आप, लगभग तो 1854 में आपको पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया, मुंबई। पूछेगा कि पहला सूती वस्त्र का मिल यानी कारखाना कहाँ लगाया गया सबसे पहले, तो मुंबई में लगाया गया। आगे देखिए, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा हुआ। तो जब शुरू में क्या हुआ, अंग्रेजी वस्त्र, उधर से अंग्रेज लोग बना करके अपना वस्त्र भेजते थे, तो हमारा उसके साथ कंपटीशन होता था, प्रतिस्पर्धा होता था, क्योंकि हम जो वस्त्र बनाते थे वो जो भेजता था उसका वस्त्र मान लीजिए अच्छा है तो हमारा वस्त्र नहीं बिकता था, हमारा वस्त्र महंगा हो जाता था। सूती वस्त्र जो है वो क्या होता था, वो सस्ता में बेच देता था, वो पॉलिस्टर का कपड़ा बना ला करके कपड़ा लाता था और यहाँ पर सस्ता में बेच देता। तो लोग यहाँ पे तो सस्ता ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो सस्ता वाला बिक जाता था। और हम लोगों का जो सूती वाला वस्त्र था जो महंगा होता था थोड़ा सा, क्योंकि बढ़िया होता था, वो कपड़ा बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता था तो ज़्यादा रुपया लगेगा, तो वो नहीं बिक पाता था। तो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी वस्त्र से हमारा कंपटीशन रह रहा था, हमारे वस्त्र थोड़ा कम बिकते थे। आगे देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु में कताई केंद्रित, महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु में क्या होता है, मतलब कि यहाँ पर स्पिनिंग होती है, धागा बनाए जाते हैं। अब बुनाई भी केंद्रित, हथकरघा, पावरलूम, मिलें, ये सब बुनाई, जो बुनाई करने वाला जो मशीन है, हथकरघा है, पावरलूम है, मिल है। इसके बाद खादी उद्योग के बारे में भी है, खादी का कपड़ा होता है, घर घर रोजगार देने का काम करता है ये खादी का उद्योग। खादी उद्योग मतलब खादी का कपड़ा, मतलब क्या करिए, अब धागा पहले बुनिए और फिर उससे खादी के कपड़े से उसको कपड़ा बनाइए। तो लोग, महिलाएं घर घर पहले करती थी, गांधी जी यही काम करते थे, खादी वस्त्र ही बनाया करते थे और उसको पहनते थे, अपना वस्त्र अपने ही बना करके पहनते थे। तो वही क्या होता है, चरखा से उसको क्या करिए, सूत बनाइए और फिर जा करके उससे वस्त्र बनाइए। तो ये घर घर उद्योग देने, रोजगार देने का काम करता है खादी उद्योग। अगला है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में समझ गए। अब पटसन उद्योग, पटसन यानी जूट, जिससे बोरा उड़ा बनता है, आलू वाला बोरा जो होता है, पोंछने वाला पैर, जिसका पैर पोंछने में भी हम यूज़ करते हैं, बहुत सारा यूज़ करते हैं हम, धान उन उसमें बैग में पैक किया जाता है। तो पटसन उद्योग, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक है। पटसन उद्योग में जो है भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी, सबसे ज़्यादा जूट यहीं पर होता है। बिहार में तो होता भी है, अगर आप कोसी सीमांचल की तरफ जाइएगा, मिथिलांचल के कुछ क्षेत्र में जाइएगा तो देखिएगा आपको वहाँ पर दिखाई देगा आपको जूट के बारे में। तो पूर्णिया, सहरसा, इन सब जगहों पे जाइएगा, अगर आप मधुबनी के भी कुछ क्षेत्र में जाइएगा तो आपको ये जूट का उद्योग यानी पटसन क्या होगा, दिखेगा खेत में लगा हुआ। तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा निर्यातक है, सबसे ज़्यादा दूसरा निर्यातक है, मतलब कि पहले नंबर पे नहीं है, दूसरे नंबर पे निर्यातक है, लेकिन उत्पादक में सबसे बड़ा उत्पादक है।
यानी सबसे ज़्यादा यही उत्पादन करता है, तो इसका खर्चा ज़्यादा है तो खर्च घर में ही कर लेता है, तो निर्यात उतना नहीं कर पाता है, तो निर्यात नंबर पे दूसरा नंबर पे आ गया, निर्यात कोई दूसरा कर देता है अच्छे से। अगले देखिए केंद्र जो है इसका हुगली है, नदी तट पर पश्चिम बंगाल। केंद्र जो है इसका हुगली जो है, वहीं से जो ज़्यादा से ज़्यादा जूट का जो सामान है वो निर्यात होता है। जूट का बोरा वोरा दूसरे देश में जो जाता है वो हुगली नदी तट से पश्चिम बंगाल से जो है, क्योंकि पश्चिम बंगाल बिहार इन्हीं सब में ये जूट होता है, तो वहीं के बंदरगाह से दूसरे जगह पर जाता है, निर्यात होता है। इसके बाद पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो 1855 ईस्वी में रिसरा कोलकाता में ही लगाया गया था पहला कारखाना, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार में ही ये ज़्यादातर होता है, तो वहीं पे लगाए जाएंगे कारखाना, वहीं से दूसरे जगह पर भेजा जाएगा, निर्यात किया जाएगा, तो इसका केंद्र हुगली होगा, हुगली नदी तट पश्चिम बंगाल। और पहला कारखाना 1855 रिसरा में कोलकाता में ही लगाया गया। तो ये जूट का कहानी है। सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा निर्यातक क्यों हुआ? बड़ा उत्पादक तो है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन इसके घर में ही खर्चा हो जाता है, तो दूसरे को दे नहीं पाएगा ज़्यादा, तो निर्यातक में दूसरे नंबर पे चला गया। आगे देखिए कारण, कच्चे माल की निकटता, कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ही क्यों लगाया गया, यानी पश्चिम बंगाल कोलकाता में ही फैक्ट्रियाँ क्यों लगाई गई, पहला कारखाना वहाँ पे क्यों लगा? तो कारण था कच्चे माल की निकटता, क्योंकि वहीं पर कच्चा माल यानी जूट होता है, तो वहीं पर लगाया जाएगा। इसके बाद जल परिवहन, वहाँ पर जल भी है, नदी भी है, और नदी से बगल में समुद्र भी है, तो समुद्र से आप जहाँ चाहें वहाँ भेज सकते हैं, तो जल परिवहन के द्वारा आप भेज सकते हैं। श्रमिक की उपलब्धता, श्रमिक भी वहाँ ज़्यादा मात्रा में है। इसके बाद कोलकाता बंदरगाह भी है, वहाँ पर नदी के माध्यम से हुगली नदी के माध्यम से क्या कर दीजिए, कोलकाता बंदरगाह यानी समुद्र के पास भेज दीजिए, और उस समुद्र में बड़े जहाज पर लाद करके जहाँ भेजना, छोटे जहाज से नदी में क्या करिए, छोटे जहाज में क्या करेगा, ले करके उस नदी से क्या कर देगा, समुद्र के बंदरगाह तक पहुँचा देगा। अब बंदरगाह में बड़े बड़े जहाज रहते हैं, वहाँ पर लोड करके आप जहाँ चाहते हैं वहाँ भेज सकते हैं। तो इन सब कारण से जो है ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ये स्थापित किया गया था। अगला देखिए चीनी उद्योग। चीनी उद्योग भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है चीनी बनाने में भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान, चीनी यहाँ के लोग बहुत उपयोग करते हैं, तो इसीलिए चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। और गुड़ व खांडसारी में पहला, गुड़ बनाने में, गुड़ में हमारा पहला स्थान है। गुड़ हम लोग ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, गुड़ का दूसरे देशों में यूज़ नहीं होता है, तो गुड़ बनाने में हमारा पहला स्थान है, लेकिन चीनी बनाने में हमारा दूसरा स्थान है। 60% मिलें उसमें भी कहाँ है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में और बिहार में है। 60% चीनी बनाने वाली जो मशीनें हैं, कारखाना है, वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। अब जो है हाल में महाराष्ट्र में भी जो है चीनी बनाने वाली कंपनियां मिलें खुल रही है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में बढ़ोतरी हो रहा है। इन सब जगहों पर भी, क्योंकि पहले तो 60% हमारे पास ही था, अब इन सब जगहों पर जो है भी क्या हो रहा है, चीनी मिलें खुल रही है। ये जो है एक मौसमी उद्योग है। मौसमी उद्योग जब गन्ना कटाई का टाइम आएगा तभी जाकर के ये कुछ दिनों तक उद्योग चलता है, बाद बाकी बंद रहता है, क्योंकि हर दिन तो गन्ना कटता नहीं है, तो ये मौसमी उद्योग के अंदर में आता है। खनिज आधारित उद्योग, अब देखिए अगला हो गया खनिज आधारित, ये तो हो गया कृषि आधारित उद्योग, सूती उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, देखिए यहाँ पर आधारभूत व भारी उद्योग, अनुपात जो होता है, लोहा उद्योग को कहाँ रखते हैं, आधारभूत व भारी उद्योग में रखते हैं। आधारभूत उद्योग में क्यों रखते हैं, क्योंकि लोहा से ही, देखिए यहाँ पर आधारभूत उद्योग का बता दिए थे कि जिन पर अन्य उद्योग निर्भर हो, तो लोहा से ही मशीन बनेगा, उसी से अन्य उद्योग क्या करेंगे, निर्भर रहेंगे। मान लीजिए रेलवे उद्योग है, मतलब कि मान लीजिए कि चीनी मिल का उद्योग है, चीनी मिल के उद्योग में जो मशीन होगा वो लोहा से ही बना होगा, तो लोहा उद्योग आधारभूत उद्योग में आएगा, क्योंकि वो मशीन न दे तो चीनी मिल काम नहीं करेगा। तो आधारभूत व भारी उद्योग के भी अंदर में आता है। यहाँ पर आपने देखा कि भारी उद्योग में लोहा और इस्पात आता है, तो दोनों में, आधारभूत उद्योग में और भारी उद्योग में हमारा लोहा इस्पात उद्योग दोनों में आता है। अनुपात क्या होता है, इस्पात बनाने का अनुपात क्या होता है, तो लोहा लीजिए, कोकिंग कोल लीजिए, कोयला लीजिए और चूना पत्थर लीजिए, इन तीनों को देखिए 4:2:1 में मिलाइए। 4:2:1 में मिलाने का मतलब क्या है, यानी अगर 4 बाल्टीन अगर आप लौह अयस्क लीजिएगा तो 2 बाल्टीन कोकिंग कोल यानी कोयला लीजिए और 1 बाल्टीन चूना पत्थर लीजिए, और उस सब को मिला करके क्या कर लीजिए, इस अनुपात में मिलाइएगा, तो आपको इस्पात प्राप्त होगा। उसको गर्म करिएगा उस अनुपात में डाल करके, तो आपका इस्पात मिलेगा। इस्पात का मतलब स्टील, लोहा जो होता है थोड़ा कमजोर होता है, स्टील बहुत मजबूत होता है। क्यों, उसका कुछ प्रोसेस किया जाता है, ये प्रोसेस किया जाता है कि 4 बाल्टीन, मान लीजिए 4 अनुपात का मतलब क्या, 4 kg अगर आप लौह अयस्क लीजिएगा तो 2 kg कोकिंग कोल, 1 kg चूना पत्थर। अगर बाल्टीन में नापिएगा तो 4 बाल्टीन ये, तो 2 बाल्टीन ये, 1 बाल्टीन ये। मान लीजिए जिसमें आपको मापना है तो ये 4 के अनुपात में दीजिएगा, इसके 2 1 के अनुपात में, जब मिलाइएगा तो आपको इस्पात मिलेगा, स्टील मिलेगा।
आगे देखिए केंद्र कहाँ कहाँ बनता है ये, तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ये ज़्यादातर इसका फैक्ट्रियाँ लगा हुआ है। छोटा नागपुर झारखंड में, वहीं पर ज़्यादातर लोहा का जो है अयस्क मिलता है। तो लोहा का अयस्क मिलने के कारण वहाँ पर ही हम फैक्ट्री लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ से ट्रक से हमको ढुलाई करने में क्या होगा, मान लीजिए हमको मिलता है झारखंड में लोहा का अयस्क और हम फैक्ट्री लगा दिए केरल में, तो वहाँ से ट्रक से माल लाते लाते ही हम क्या रह जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इसीलिए हम कच्चा माल के निकट ही क्या करते हैं, भारी उद्योग को लगाते हैं। कच्चा माल जहाँ मिलता है वहीं फैक्ट्री लगा देते हैं। तो केंद्र जो है इसका छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे सस्ता अयस्क है, मतलब कि आराम से मिल जाता है, उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन यानी भारी ज़्यादा से ज़्यादा उठा करके नहीं लाना पड़ता है। श्रमिक भी वहाँ ज़्यादा है, बाजार भी मिलता है वहाँ से। तो आगे देखिए एल्युमिनियम उद्योग, अगला है लोहा उद्योग हो गया, एल्युमिनियम उद्योग। कच्चा माल इसका क्या है, बॉक्साइट है। अभी आपको हम एग्जाम्पल में बताए थे, अगर छोटा से छोटा क्वेश्चन पूछे कि एल्युमिनियम उद्योग के बारे में बताइए तो बोलिएगा कि कच्चा माल यानी बॉक्साइट से प्राप्त करने जो मिलता है उसे हम एल्युमिनियम कहते हैं। तो बॉक्साइट है। स्थान कहाँ कहाँ पर ये है, तो उड़ीसा में है। एल्युमिनियम का अयस्क जो है उड़ीसा में ज़्यादा मिलता है। इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, इन सब जगहों पर इसकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, क्योंकि इन सब जगह पर इसका एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड अयस्क है, बॉक्साइट यानी कच्चा माल है बॉक्साइट, वो मिलता है। इन जगहों पर मिलता है, इसीलिए इन जगह पर हम क्या कर दिए हैं, फैक्ट्री लगा दिए हैं। उपयोग देखिए हवाई जहाज़ बनाने में, अब हवाई जहाज़ में एल्युमिनियम का ही क्यों उपयोग होता है, लोहा इस्पात का उपयोग कर लेते, वो तो ज़्यादा मजबूत होता है। क्यों, तो इस्पात का उपयोग करेंगे तो हवाई जहाज़ भारी हो जाएगा, हमको हवाई जहाज़ उड़ना पड़ता है ऊपर में, तो भारी नहीं बनाना है, हल्का बनाना है। तो हल्का बनाने के चक्कर में एल्युमिनियम जो होता है हल्का धातु होता है, इसीलिए हम एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। तो हवाई जहाज़ बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग होता है, बर्तन बनाने में भी होता है, तार, एल्युमिनियम का तार भी मिश्र धातु बनाने में भी होता है। रसायन उद्योग देखिए, भारत एशिया में तीसरा व विश्व में 12वें स्थान पर है। रसायन उद्योग में विश्व में 12वें स्थान पर है, एशिया में तीसरे स्थान पर है। रसायन, अकार्बनिक रसायन जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सोडा एस, ये सब जो है अकार्बनिक रसायन हो गए, जिसमें कार्बन न हो उसको अकार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4। तो यहाँ पर कहीं कार्बन है, कार्बन नहीं है, तो जिसमें कार्बन नहीं होगा वो अकार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक रसायन आ जाएगा। तो अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सोडा एस, इन सब चीज़ों को बनाते हैं। और भारत का स्थान तीसरा है एशिया में और विश्व में 12वां। एशिया महादेश है, उसमें बहुत सारे देश हैं। आप देखिए कार्बनिक रसायन, कार्बनिक जिसमें कार्बन हो, पेट्रो रसायन, इसमें कार्बन से ही बनता है। पेट्रोलियम जो जितने भी हैं, पेट्रोलियम से जो चीज़ें बनती हैं, पेट्रोल, डीजल, साफ कर करके अलग अलग लेवल का बनाया जाता है। प्लास्टिक, ये सब कार्बनिक रसायन है, प्लास्टिक में कार्बन होता है, दवाई में भी कार्बन होता है, ये सब कार्बनिक रसायन है, बस आप याद रखते चलिएगा। अगला है उर्वरक उद्योग, चौथा। तो नाइट्रोजनी यूरिया, उर्वरक उद्योग में क्या है, नाइट्रोजन डालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पौधे को उपजने के लिए, फसल को उपजने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपजने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, आगे का क्लास का बात है। तो अभी आप समझिए कि नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन यूरिया में होता है। यूरिया का अगर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, अगर आप साइंस क्लास में कार्बन चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहलर ने इसी यूरिया को गर्म करके सबसे पहले कार्बन निकाला था। तो जो है नाइट्रोजनी जो खाद हैं वो उसमें यूरिया को हम रखते हैं। फॉस्फेटिक यानी डीएपी, इसका फुल फॉर्म होता है डीएपी का डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो उसमें फॉस्फेटिक जो भी हैं, फॉस्फेट जिसमें ज़्यादा होगा वो भी डालते हैं हम आपको फसल में। इसके बाद मिश्रित उर्वरक आता है। पोटास पूर्ण आयात होता है इसका। पोटास जो है उसका हम लोग पूर्ण आयात करते हैं। और इसका जो उर्वरक उद्योग का प्रमुख राज्य है, जहाँ जहाँ ये उर्वरक उद्योग लगाया गया है, वो गुजरात में लगाया गया है, तमिलनाडु में, यूपी में, पंजाब में, केरल में, इन सब जगह पर उर्वरक उद्योग जो है क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो उर्वरक उद्योग को फिर से समझिए आप। उर्वरक में नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं, फॉस्फेटिक उर्वरक होते हैं, मिश्रित उर्वरक होते हैं। 2 डीएपी और यूरिया डालते ही हैं हम खेत में। अगर आप किसान से हम परिवेश से होंगे तो जानते होंगे, डीएपी और यूरिया डालते ही हैं। तो उर्वरक उद्योग में 3 तरह के होते हैं उर्वरक, नाइट्रोजनी उर्वरक, फॉस्फेटिक उर्वरक और मिश्रित उर्वरक। ये 3 तरह के उर्वरक हैं। और ये बनते कहाँ कहाँ हैं, तो गुजरात में, तमिलनाडु में, यूपी, पंजाब, केरल में। और एक है पोटास। पोटास जो है हम पूर्ण आयात करते हैं, ये हम नहीं बनाते हैं। ये पोटास को हम अपने देश में नहीं बनाते हैं, पूर्ण आयात करते हैं। पोटास डालते हैं, आप नाम सुने होंगे। इसके बाद सीमेंट उद्योग को समझिए। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है। तो चूना पत्थर जहाँ मिलेगा वहीं पर हम सीमेंट का उद्योग लगाएंगे। ये नहीं कि चूना पत्थर मिल रहा है बिहार में और सीमेंट लगा दिए महाराष्ट्र में।
उद्योग लगा दिए महाराष्ट्र में, तो क्या होगा, घाटा हो जाएगा, कंपनी वाले को सीमेंट के लिए बनाने में घाटा हो जाएगा। कच्चा माल चूना पत्थर है, सिलिका है, जिप्सम है। उपयोग क्या होता है, भवन बनाने में, पुल बनाने में, सड़कें, बांध, इन सब जगह पर सीमेंट का उद्योग होता है, उपयोग होता है। और सीमेंट बनाने का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही हम लोग क्या वो करते हैं, सीमेंट बनाते हैं। और देखिए केंद्र कहाँ है, कहाँ कहाँ बनता है, गुजरात में, खाड़ी देशों के नज़दीक। आगे देखिए अन्य उद्योग। अन्य उद्योग, अभी सीमेंट उद्योग जो है गुजरात में ज़्यादा, पहले बिहार में भी था हमारे पास सीमेंट उद्योग, लेकिन अब नहीं हो गया। अब डालमिया नगर में था हमारे पास सीमेंट उद्योग, अब बंद हो गया है, तो अब नहीं है हमारे पास बिहार केंद्र, पहले बिहार भी केंद्र था। इसके बाद देखिए अन्य उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलोर, इन सब जगहों पर मोटर गाड़ियाँ बहुत बनती है। बेंगलोर में ओला का जी गाड़ियाँ आती है, बेंगलोर में देखिएगा मेन उसका है। ज़्यादातर कंपनी का जो है, जो मोटर गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, कार हो या मोटरसाइकिल है, वो इन सब शहरों में ही ज़्यादातर बनते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, उत्पाद जैसे कंप्यूटर, टीवी, रडार, टेलीफोन, ये सब जो होते हैं सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आते हैं। सूचना ही देते हैं ये लोग, मान लीजिए टेलीफोन है तो सूचना प्रौद्योगिकी में ही आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जैसे टीवी उवी है, तो इन सब को अंदर में ये सब आता है। केंद्र कहाँ कहाँ, ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ बनती है, तो वही है, बेंगलोर में बनती है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं बेंगलोर को। बेंगलोर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में यहाँ बनता है। नोएडा में बनता है, इसके बाद चेन्नई में बनता है, हैदराबाद में बनता है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रख सकते हैं अन्य उद्योग के अंदर में। अब उद्योग है तो प्रदूषण भी होगा, 5वां टॉपिक है उद्योग और प्रदूषण। जहाँ सीमेंट बनेगा तो गर्दा तो उड़ेगा, तो प्रदूषण तो होगा। तो प्रदूषण के बारे में हम यहाँ समझते हैं। तो प्रकार कौन कौन से हैं, तो चार प्रकार के प्रदूषण होता है उद्योग से। उद्योग से 4 तरह का प्रदूषण होता है। कौन कौन सा, पहला बात तो वायु प्रदूषण, क्या निकलेगा वहाँ से, धुआं निकलेगा, जहरीला गैस निकलेगा, कण, छोटे छोटे कण उससे उड़ते रहते हैं, जो फेफड़ा में जाके बैठ जाता है, दिक्कत करता है वो, तो वायु प्रदूषण होता है। इसके बाद जल प्रदूषण होता है, रसायन वाली फैक्ट्री है, मान लीजिए केमिकल H2SO4 या केमिकल तेजाब बनाने वाली कंपनी है, तो वो क्या करेगा, जब जल को प्रदूषित कर देगा। तो जल प्रदूषण में कौन कौन से उद्योग आते हैं, रसायन आता है, अम्ल, भारी धातुएं, ये सब क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। भूमि प्रदूषण भी होता है, औद्योगिक कचरा, उद्योग से जो कचरा निकलता है वो भूमि पर ही फेंकाता है, तो भूमि क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, वहाँ पर कोई फसल नहीं उपज पाता है, तो भूमि बेकार हो गया, भूमि दूषित हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया। प्लास्टिक जो है वो भी भूमि प्रदूषण करता है, जहाँ प्लास्टिक हो गया वहाँ फसल नहीं उपजने देगा वो। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण भी करता है, मशीन चलता है तो ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जनरेटर, ड्रिल, ये सब जो ध्वनि प्रदूषण तो होगा ही, अगर उद्योग चल रहा है तो ध्वनि प्रदूषण होता है वहाँ ज़्यादा मात्रा में। अब रोकथाम के क्या उपाय हैं, तो अगर जल प्रदूषण आपको रोकना है तो क्या करिए, एक थोड़ा ही जल को क्या करिए, बार बार यूज़ करिए। फैक्ट्री में मान लीजिए जल का उपयोग हो रहा है, तो क्या करिए, जिस आपने 100 लीटर पानी यूज़ किया तो उसको फिर से क्या कर लीजिए, रिसाइकल करके, साफ़ करके फिर से उसी पानी को यूज़ करिए। ये नहीं कि उसको बहा दिया नदी में और फिर नया पानी ले लिए, नहीं, उसी को पुनः बार बार रिसाइकल करके, पुनर्चक्रण करके फिर से उपयोग करिए। तो कम ही पानी में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो पानी का प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। तो वही कह रहा है कि जल का पुनर्चक्रण करिए, वो शोधन करिए। दूसरा, वर्षा जल संचयन करिए, वर्षा जल को अपने पास जमा करिए। ऊंची चिमनियाँ बनाइए, वायु प्रदूषण क्यों होता है, धुआं को ऊंचा छोड़िए एक ऊपर वाले हाइट पर, कि वहाँ से प्रदूषण क्या कर जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो वही कह रहा है कि ऊंची चिमनियाँ रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण रखिए, ऊर्जा व सक्षम कम शोर वाली मशीनें रखिए। ऊर्जा सक्षम व कम शोर वाली मशीनें, मतलब जो मशीन कम शोर करता हो उस तरह के मशीन को रखिए, और ऊर्जा में भी सक्षम हो, जो कम ऊर्जा में ही चलता हो। इसके बाद देखिए, वृक्षारोपण व हरित क्षेत्र को बढ़ावा दीजिए। वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए फैक्ट्री के अगल बगल, या वृक्ष तो हर जगह पे लगाइए, तो वृक्ष ज़्यादा लगाइए तभी जाके प्रदूषण से रोकथाम होगा। तो वृक्षारोपण व हरित क्षेत्र को बढ़ाइए। NTPC, अपशिष्ट कम करना, राख का पुनः प्रयोग करना और वृक्षारोपण करना। तो अपशिष्ट को कम करिए, राख का पुनः प्रयोग करिए। अभी देखते हुए जितना NH बनता है वहाँ पे काला काला जो है मिट्टी की तरह डाला जाता है, तो आप सोचते हो वो काला काला मिट्टी क्या है, राख की तरह होता है। वही वो जो फैक्ट्री सब में जो राख निकला है, उसी राख को NH नेशनल हाईवे, रोड, सड़क बनाने में उपयोग किया जाता है। मिट्टी से कम भरा जाता है, अगर राख है तो उसी राख को लाला करके डाल दिया जाता है। तो इस चीज़ों का काम होता है, तो उससे क्या हो गया, प्रदूषण कम हुआ। निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष देखिए, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की नींव है। जो अभी पीछे भी पढ़े थे कि अगर आर्थिक विकास आपको करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आर्थिक, अपना घर बनाना है, अच्छे से लिविंग स्टैंडर्ड को ठीक करना है,
कार भी चाहिए, एक अच्छा मकान भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, अच्छे सब कुछ चाहिए, तो आपको विनिर्माण उद्योग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो आर्थिक विकास का नींव कौन है, विनिर्माण उद्योग है। विनिर्माण उद्योग जितना ज़्यादा रहेगा देश उतना ज़्यादा प्रगति करेगा। कृषि व उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। अभी पीछे ही पढ़े कि कृषि और उद्योग, अगर कृषि ना हो तो बहुत सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, तो एक दूसरे के पूरक है। और सतत विकास के लिए प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय संतुलन आवश्यक है। और सतत विकास का मतलब क्या है, ऐसा विकास जिसमें कोई दिक्कत ना हो, मतलब कि बहुत दिनों तक चलता रहे, पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचता हो, वैसे विकास को सतत विकास कहते हैं। मान लीजिए हमने क्या कर लिया, सारे पेड़ काट करके और फर्नीचर बना लिया, मान लीजिए कुर्सी टेबल पलंग चौकी सब बना करके तैयार कर दिए, तो हमारा तो विकास हो गया, सबको सोने के लिए चौकी मिल गया, लेकिन सतत विकास नहीं हुआ। वो सतत विकास क्या हुआ कि सारे पेड़ काट दिए तो अब ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, बहुत सारी समस्याएं पर्यावरण को हो जाएगी, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आप क्या करिएगा, ऑक्सीजन के बिना वहीं दम तोड़ दीजिएगा। तो वही बात है कि ऐसा विकास करिए कि ज़्यादा दिन तक चलता हो, सतत विकास हो, पर्यावरण पे कोई असर ना पड़ता हो, उसको सतत विकास कहते हैं। और प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय संतुलन बना के रखिए, क्योंकि धरती को बहुत दिन तक चलाना है, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही बर्बाद करके ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सतत विकास को क्या करिए, बढ़ावा दीजिए। तो इसी से क्या हो गया, आपका चैप्टर यहीं पर एंड हो गया। तो बस देखिए इतना ही नोट्स है आपके पास, आप इसको 10 मिनट में आराम से लाइन बाय लाइन धड़ाक धड़ाक पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव आपका ज़्यादा बनेगा। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ते हैं और लेंदी प्रोसेस में पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनेगा। जितना ज़्यादा रिवीजन रहेगा उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनेगा, आधा तो ऑब्जेक्टिव ही आना है। तो इसी के कारण जो है आप इस तरह के नोट्स को प्रीफर करिए और इसको बार बार रिवाइज करिए। तो इसी के साथ आपका खत्म हुआ, फिर अगला लेक्चर आते रहेगा। अगला लेक्चर जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रखे रहिए, क्योंकि लेक्चर्स लगातार आते रहेंगे आपके पास। क्रैश कोर्स जो है आपको टाइम से क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। तो आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।